हेलो एवरीवन, देव राइट वे एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके दो पार्ट ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं और ये जो लास्ट पार्ट है, इसके बाद अपन ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। तो आइए इसका एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स एग्जाम्पल मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट में कौन कौन से आ जाते हैं, मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स। इनमें भी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल पाया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल अबाउट 28 या 29 डेज। मतलब जो ह्यूमन्स फीमेल होती है ना, उनमें 28 या 29 डेज के बाद में इसका इंटरवल चलता रहता है। मतलब हर 28 और 29 डेज के बाद ये रिपीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड कॉल्ड मेनार्क। जब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है, ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी की टाइम पे स्टार्ट होता था। और जो ये स्टार्ट होता है इसको अपन क्या बोलेंगे, मीनार्क बोलते हैं। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में एक ओवम का रिलीज होता है। फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसमें कितनी फेजेज होती हैं और कौन कौन सी फेज होती है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फोर फेजेज। इसमें क्या चार फेज होती है। सबसे पहले कौन सी है, मेंस्ट्रुअल फेज। इन ए 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेंसेज टेक्स प्लेस ऑन साइकिल डेज 3 to 5। जो 28 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, उसमें जो मेंसेज होती है फिर मेंस्ट्रुअल फेज होती है, वो किस कब होती है, वो जो मेंस्ट्रुअल स्टार्टिंग के जो 3 से 5 दिन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है। द प्रोडक्शन ऑफ एलएच फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिड्यूस। और जो इस फेज के दौरान क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, उससे जो एलएच का जो सिक्रेशन होता है वो क्या कम हो जाता है, फिर रिड्यूस हो जाता है। द withdrawal of this hormone cause degeneration of the corpus luteum and therefore progesterone production is reduced। ठीक है, जो इससे जो ये हार्मोन का जो क्या है रिड्यूस होता है ना, इससे इसके रिडक्शन के कारण क्या जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका भी रिडक्शन हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम है उसका डिजेनरेशन हो जाता है। डिजेनरेट होगी तो जो कार्पस ल्यूटियम किससे स्रावित होता है, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। जब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन स्रावित नहीं होगा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज आल्सो रिड्यूस इन दिस फेज। और इसके कारण क्या जो एस्ट्रोजन होता है उसका भी लेवल क्या कम हो जाता है। द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ब्रेक डाउन एंड मेंस्ट्रुअल्स बिगिंस। जो एंडोमेट्रियम होती है, जो यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है उसका भी क्या ब्रेक डाउन हो जाता है, वो भी क्या फिर मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो जाता है। द सेल ऑफ एंडोमेट्रियम सीक्रेशन ब्लड एंड इनफर्टिलाइज ओवम कॉन्स्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो एंडोमेट्रियम की जो भी सेल्स होती हैं वो, और उनके साथ क्या जो ब्लड है और अनफर्टिलाइज ओवम वो क्या बाहर में निकल जाते हैं। सेकंड आता है फॉलिकुलर फेज। अब देखते हैं सेकंड फॉलिकुलर फेज में क्या क्या होता है। दिस फेज यूजुअली इंक्लूड साइकिल डेज 6 to 13। अब देखो स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन तो किस में आ गए थे, मेंस्ट्रुअल फेज में। उसके बाद कौन सी आ जाती है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में कितने दिन लगते हैं, 6 से 13 दिन और या फिर 14वां दिन। ठीक है, द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं अपन FSH सीक्रेट बाय द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। जो FSH होता है वो किसको स्टिमुलेट करता है, ओवेरियन फॉलिकल को क्या सीक्रेट करवाने के लिए, एस्ट्रोजन सीक्रेट करवाने के लिए। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेराइन वॉल। जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या काम करता है, प्रोलिफरेशन करता है किसका, एंडोमेट्रियम का। The endometrium becomes thicker by rapid cell multiplication and is accompanied by an increase in uterine gland and blood vessels। जो एंडोमेट्रियम की होती है जो थिक हो जाती है और उसमें क्या है, सेल क्या मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन करती रहती है, और इससे क्या जो यूटराइन ग्लैंड और ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आती है थर्ड ओव्यूलेटरी फेज। अभी तक अपने कौन कौन सी फेज देखी, फर्स्ट कौन सी देती थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद कौन सी देती थी, फॉलिकुलर फेज। अब थर्ड कौन सी हो गई, ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या ओव्यूलेशन हो जाएगा। बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल इन मिडिल ऑफ साइकिल अबाउट 14 ऑफ डे। टोटल साइकिल कितने का होता है, 28 डेज का मानते हैं अपन नॉर्मली। तो जिसका जो मिडिल में कितना हो जाएगा, उसका 14 डेज हो गया। तो 14 डेज के दिन क्या होता है, जो LH और FSH होते हैं ना वो अपने हाई लेवल पे हो जाते हैं, मतलब पीक लेवल पे हो जाते हैं। और एस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज।
और इस टाइम पे क्या जो ओव्यूलेशनरी फेज होती है इसमें क्या जो एस्ट्रोजन होता है उसका भी लेवल क्या बढ़ जाता है। रैपिड सीक्रेशन ऑफ एलएच इंड्यूस रैप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड देयर बाई द रिलीज ऑफ हार्मोन। जो इस टाइम क्या जो एलएच होता है ना वो ग्राफिन फॉलिकल को क्या रप्चर कर देता है। जैसे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी तो उससे क्या जो ओवम है वो क्या बाहर की साइड में रिलीज हो जाएगा। इनफैक्ट एलएच कॉजेज ओवुलेशन। अगर अपन नॉर्मली देखें तो जो एलएच ओवुलेशन का रीज़न क्या होता है, एलएच होता है या फिर लुटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखिए ये हार्मोन अपन एक बार देख लेते हैं हार्मोन में किस टाइम पे क्या होता है। देखो ये 1 से और 14 दिन तक कौन सी हो जाएगी, फॉलिकुलर फेज है, और 14 से 28 दिन के मन में कौन सा ल्यूटल फेज है। ठीक है, तो इसके बीच में देखते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर इस टाइम कितना होता है नॉर्मल फेज के दिन 36.7 होता है, और हार्मोन लेवल पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हार्मोनल लेवल अपन देख लेते हैं। FSH है, इसका जो पिंकिश कलर है वो मतलब ग्रीनिश कलर है वो किसका है, ये देखो FSH का। थोड़ा रेड कलर है वो किसका, LH का है। एस्ट्रोजन का थोड़ा ब्लैकिश है, और जो ब्लू है वो उसमें क्या है, प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन के चलता जाएगा। देखो ये 14 डेज क्या हो जाएगा, इसका ओव्यूलेशन हो जाएगा, और ये जो ओवम है वो क्या रिलीज हो जाएगा। और इस दिन क्या जो LH है ना, LH का पीक लेवल सबसे हाई होता है किसी 14 डेज। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। अब जो स्पर्म और ओवम जो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग कोएटस या कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज इनटू द वेजाइना। जब पॉपुलेशन होता है तो उस टाइम क्या होता है, जो सीमन होता है वो वेजाइना में रिलीज कर दिया जाता है। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली टू रीच द जंक्शन ऑफ द स्टमस एंड एम्प्लो ऑफ द फॉलिपिन ट्यूब। अब जो स्टमस और एम्प्लो होता है उसका जो जंक्शन होता है वहाँ पे क्या फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या जो स्पर्म है ना वो रैपिडली मूव करते हैं और वहाँ पे जाके स्टेट हो जाते हैं। द ओवम आल्सो रीच देयर आर फ्यूजन ऑफ गेमेट टेक प्लेस एट द एम्पुलर स्टमक जंक्शन। ठीक है, और जो एम्पुलर स्टमक जंक्शन होता है वहाँ पे क्या फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या, एवं ओवम और स्पर्म का एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। In the acrosome of sperm undergoes acrosome reaction and release certain sperm lysine which dissolve the egg envelope locally and make the path for the penetration of sperm। जो एक एंजाइम पाया जाता है कौन सा, जो एक्रोसोम में पाया जाता है उसका क्या नाम है, लाइसिन। तो लाइसिन क्या करता है, स्पर्म के एक्रोसोम पर तो पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका काम क्या होता है, जो ओवम होता है ना, ओवम की जो वॉल होती है उसको क्या है ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि क्या है जो स्पर्म है वो ओवम में एंटर कर सके। दिस स्पर्म लाइसिन contain a lysine enzyme hyaluronidase which dissolve the hyaluronic acid polymerase in the intercellular space which hold the granulosa cell of corona radiata together corona penetrating enzyme that dissolve the corona radiata and acrosome। अब इसके द्वारा जो स्पर्म लाइसिन होता है ना उसमें क्या एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइलुरोनिडेज। ठीक है, और इसका क्या काम होता है, जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसको डिजोल्व करता है, और उसके साथ साथ जो कोरोनरी रेडिएट होते हैं या फिर जोनो पेलिसूड होता है उनको भी ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि क्या जो स्पर्म है वो ओवम में आसानी से मूव कर पाए। इसके बाद आती है कोर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। जब एग है जो स्पर्म है वो एग में एंट्री कर गई। ठीक है, उसके बाद क्या लेटर शो है कोर्टिकल रिएक्शन टू चेक द एंट्री ऑफ स्पर्म मोर स्पर्म। ठीक है, अब इसके द्वारा जो कोर्टिकल रिएक्शन होती है, जब एक स्पर्म एक एग में एंट्री कर जाता है तो उसके बाद देखते हैं कि और कोई स्पर्म भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इन दिस रिएक्शन द कोर्टिकल ग्रेन्युल प्रेजेंट बीनीथ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलीज केमिकल सब्सटेंस बिटवीन द ओप्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एग प्लाज्म के नीचे। वो क्या रिलीज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं वो, और कहाँ पे रिलीज़ करते हैं, वो प्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, और उस स्पेस को क्या बोलेंगे, वाइटलाइन स्पेस बोलते हैं। दीज सब्सटेंस रेज द वाइटलाइन मेम्ब्रेन अबव द एग सरफेस। द एलिवेटेड वाइटलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। द इंक्रीज स्पेस बिटवीन द ओप्लाज्म एंड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एंड द केमिकल प्रेजेंट इन द इफेक्टिवली चेक द एंट्री ऑफ ईच अदर स्पर्म। अब ये सुनिश्चित करते हैं कि एक टाइम पे एक ही स्पर्म एक एग से फ्यूज होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए इसको इंश्योर किया जाता है कोर्टिकल रिएक्शन को, क्योंकि जो क्या है वो केमिकल रिलीज करती है। इफ पॉलीस्पर्मी अकर्स that is more than one sperm enter the secondary site, the resulting cell
हैज़ टू मच जेनेटिक मटेरियल टू डेवलप नॉर्मली, ठीक है। अगर पॉलीस्पर्मी हो जाएगी मतलब इसका मतलब क्या है, एक एग से मोर देन 1 स्पर्म फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हैवी हो जाएगा, और जो मटेरियल जो एम्ब्रियो नॉर्मल बनता है वो नॉर्मल नहीं बन पाएगा। द हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। एज द जाइगोट मूव्स टुवर्ड द यूटेरस द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एंड फॉर्म क्लीवेज टू चेंज इन 2, 4, 8, 16 कॉल्ड ब्लास्टोमियर। इसके बाद क्या वो क्या डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। जो जाइगोट है वो यूटेरस की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करके क्या बनाएगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्लीवेज होना जाएगा। क्लीवेज क्या है, पहले क्या 2 सेल बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से फिर 16, और ऐसे तो क्या ब्लास्टोमियर्स बनते जाते हैं। द ब्लास्टोमियर्स विद 8 to 16 सेल्स आर कॉल्ड मोरूला। जो 8 से और 16 सेल के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। मोरूला डिवाइड टू चेंज इन ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला से क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनती है। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास, ठीक है। जो इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। ये हो गया देखो ब्लास्टोसिस्ट, जैसे ये डे 1 हो गया, तो डे 1 में देखो कैसा हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब स्पर्म में ओवम से अटैक करेंगे, ठीक है। इसको जूम कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या है, मेटाफेज में चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 2 सेल स्टेज बन जाएगी, 4 सेल स्टेज बन जाएगी, 8 सेल स्टेज बन जाएगी, फिर मोरूला बन जाएगा। मोरूला के बाद क्या है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, और उसके बाद क्या इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्या साइकिल चलता रहता है इसका ये। इसके बाद देखते हैं कि ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे उस साइड थी, यहाँ पे डे 0 फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर डे 1 में क्या जाइगोट बन गया, डे 2 में क्या 2 सेल स्टेज बन गई, फिर 4 सेल स्टेज बन गई, फिर 8 सेल मोरूला बन गया। मोरूला के बाद इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट बन गए। ट्रोफोब्लास्ट के बाद उसका क्या इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, वो यूटेरस की वॉल में। The outer layer of blastocyst is called trophoblast that attach with endometrium of uterus called implantation that lead to pregnancy. इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद क्या प्रेगनेंसी की फेज आ जाती है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन कॉल्ड कोरियोनिक बुलाई। इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट पर होती है उसमें क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, कोरियोनिक बुलाई बोलते हैं। दैट अलॉन्ग विद यूटेराइन वॉल फॉर्म्स फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो इन मेटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। जो कि जो कोरियोनिक बुलाई होती है ना, वो क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो और जो प्लेसेंटा होती है, मेटरनल प्लेसेंटा, उसके बीच में क्या जंक्शन बनाता है या फिर कनेक्शन फॉर्म करता है। प्लेसेंटा इज अटैच विद द फीटस विद एन अम्बिकल कॉर्ड दैट ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा होता है वो फीटस के थ्रू, मतलब अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस से अटैच रहता है। तो जो अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू उसका किस किस का ट्रांसफ़र किया जाता है, फूड का, ऑक्सीजन का एम्ब्रियो तक ट्रांसफ़र किया जाता है प्लेसेंटा से। हार्मोन HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HPL हार्मोन एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन द ह्यूमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय प्लेसेंटा। जो ये हार्मोन का भी जो नाम लिया गया है, जैसे कौन कौन से HCG और HPL और रिलैक्सिन, ये ओनली कब रिलीज़ होते हैं, और मतलब कहाँ से रिलीज़ होते हैं, प्लेसेंटा से रिलीज़ होते हैं। और कौन सी प्रोसेस के दौरान रिलीज़ होते हैं, ये ओनली होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी फेज होती है तब ये रिलीज़ होते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मॉस, जिसको एम्ब्रियो बोल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर, जिसको क्या बोलेंगे एक्टोडर्म, और इनर लेयर को क्या बोलेंगे एंडोडर्म। जो ट्रोफोब्लास्ट है, नहीं सॉरी, जो इनर सेल मास है वो 2 चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। जो आउटर होता है वो तो होता है एक्टोडर्म, जो इनर होता है वो क्या होता है एंडोडर्म, ठीक है। ये मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दीज 3 लेयर्स गिव राइट टू ए टिश्यू ऑर्गन्स इन एडल्ट। अब इस जो एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म होती है उसके बीच में क्या है, एक मेसोडर्म की जो भी लेयर्स है वो भी डिवाइड होकर के बना लेती है। इन ह्यूमन आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हैड इट्स फॉर्म। अब जो ह्यूमन्स होते हैं तो उसमें जो हार्ट का जो एम्ब्रियो होते हैं उसमें हार्ट का फॉर्मेशन कब होता है, 1 month आफ्टर, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 2nd month लिम्स एंड डिजिट आर फॉर्म्ड, ठीक है। जो 2nd month के एंड तक है जो क्या लिम्स और डिजिट्स भी है, मतलब उंगलियां और जो हाथ पैर की जो उंगलियां हैं वो क्या बनने लग जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 12th month मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। ये चीज़ क्या याद रखने की, तो उसको याद रख लेना कौन से मंथ में क्या क्या चीज़ डेवलप होती है, ठीक है। तो जो 12वें मंथ के जो बाद है उसके बाद क्या हो जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटल वो क्या है वेल मेच्योर हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं।
द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व इन 5 मंथ बाय द एंड ऑफ 24 वीक बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर। तो जो बॉडी पर हेयर आ जाते हैं 24 वीक के बाद में। आईलिड्स एंड आईलैशेज आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द 9 मंथ फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड। तो 9 महीने के बाद क्या जो फीटस है वो क्या फुली डेवलप्ड हो जाता है। अब देखते हैं पार्टुरेशन और लैक्टेशन, मतलब दुग्धन और श्रावण, मतलब उसका जो मिल्क जो है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्टुरेशन। द प्रोसेस जब डिलीवरी होती है ना उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन। सिग्नल फ्रॉम द पार्टुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूसिंग माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। जो कि इस चीज़ का सिग्नल कौन प्रोवाइड करवाता है कि अपन को भाई जैसे डिलीवरी होने वाली है, तो उसको अपन जो स्टिमुलस है वो कहाँ से मिलता है अपन को, फीटस से मिलता है, जो प्लेसेंटा से मिलता है। तो उसको जो स्टिमुलस मिलता है उसको अपन क्या बोलेंगे, फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है। और जो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उससे क्या है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टू द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम या फिर डिलीवरी के टाइम क्या उससे मिल्क का सीक्रेशन होने लग जाता है, और इसको अपन प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लैक्टेशन बोलते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, जो कि क्या है मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होता है और उसमें क्या बहुत सी एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। होप सो आप सभी को पसंद आया होगा। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, ठीक है। थैंक यू।